वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार रहने वाला है। आप लोग इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। बस छोटा सा काम आप लोग करना है। जैसे ही आप लोगों को जो न्यूज दिखती है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उनका आंसर आप लोग दे पाएंगे। और जैसे आप लोग उनका आंसर दे पाएंगे आप लोग भी कंफर्टेबल फील करेंगे कि हाँ यार आज कुछ नया सीखने को मिला है। तो कुछ ये बातें हैं जो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, फिर आगे न्यूज देखेंगे, फिर वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा और फिर कल का जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसका रिवीजन होगा। तो इस तरीके से ये पैटर्न आप लोगों के सामने आने वाला है। ठीक है, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के बारे में। इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है यहाँ पर, ये बेसिकली एक ऐसा डे है कि जो लोग जिनको सुनाई नहीं देता है, जो लोग बोल नहीं पाते हैं, कि साइन की फॉर्म में उनको हम लोग चीजें समझा सके। आप लोगों ने एक सॉन्ग भी देखा होगा, वो जो सॉन्ग है बेसिकली उसका मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, मुझे एग्जैक्ट उसका टाइटल याद नहीं आ रहा है। जो लड़का होता है वो कैफे में जाकर गाना गाता है और जो लड़की होती है वो उसको देखती नहीं है, तो उसकी समझ में नहीं आता है कि यार वो डेली गाना गाता है, ये इसको देखती नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो सॉरी उसको पता चलता है, एक दिन उसका दोस्त बताता है कि उसको मतलब कि ये जो लड़की है वो बेसिकली सुन नहीं पाती है। ठीक है, तो उस टाइम पर फिर वो साइन लैंग्वेज सीखता है और फिर उसको अपना गाना समझाता है। तो काफी इंपॉर्टेंस है साइन लैंग्वेज की। तो 23 सितंबर जो है ये साइन लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है। बेसिकली एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सकती है, डेवलपमेंट किया जा सकता है, ग्रोथ किया जा सकता है। जो लोग जिनको सुनता नहीं है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर होता है। इसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है साइन लैंग्वेज की, ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि इसी के चलते लोग जो है हमारी कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा है जो कि सुन नहीं पाता है, तो उनको भी अपने साथ में इंक्लूड कर हम लोग चलें, तभी प्रॉपर वे में चीजों को हम लोग हैंडल कर पाएंगे। तो जो थीम रखी गई है साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन, यानी कि साइन लैंग्वेज जो है वो हर एक इंसान के लिए है। यानी कि आप लोगों को भी साइन लैंग्वेज अगर चाहे तो आप लोग भी सीख सकते हैं और सीखनी भी चाहिए। अगर कल को कोई ऐसा पर्सन आप लोगों के सामने आता है जिसको सुनता नहीं है, ताकि आप लोग उससे बात करना चाहते हैं तो अपनी बातें यहां पर समझा सके, इसलिए वर्ड यूज किए गए यहां पर एवरीवन। ठीक है, तो थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, थीम के बारे में जरूर याद रखा कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन ये तो पूछ ले जाते हैं पर्टिकुलर डे का थीम कौन सा है, या फिर और भी घुमा फिरा कर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो इस तरीके से थीम के बारे में थोड़ा सा ज्यादा याद रखा कीजिए, क्योंकि उस साल में जो भी होने वाला है उस थीम के बेस पर काम चलता है। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने इसको देखते हैं और एक एक न्यूज यहां पर कवर करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पर्टिकुलर हमारी कंट्री और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं और इनके द्वारा यहां पर अभी एक जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई, जिसका नाम है स्पेशल रिपोर्ट ऑन सस्टेनेबल रिकवरी, यानी कि कोविड-19 के क्राइसिस से कैसे रिकवर कर रहे हैं उसके ऊपर ये रिपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के साथ में कोलैबोरेट करके नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि कोविड-19 भी काफी ज्यादा न्यूज में है, तो इसके चलते बैकग्राउंड का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हम इसके डायरेक्ट मेंबर नहीं है, हम लोग इसके एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक है, जी हां, याद रखेगा, यानी कि डायरेक्टली जो मेंबरशिप होती है वो हमारी नहीं है और ना ही चाइना की है। तो इंडिया, चाइना और ब्राजील जो बड़ी बड़ी कंट्री हैं ये इसके एसोसिएट मेंबर हैं, ना कि डायरेक्ट मेंबर हैं। इसके एसोसिएशन में काम करते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। इसके टोटल मिलाकर 30 मेंबर हैं और इसके बारे में भी पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो इसको स्टेब्लिश किया गया था 1974 में, इसको स्टेब्लिश किया गया था, यानी कि लगभग 45 साल यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर एजेंसी के। ये जो एजेंसी है ये पेरिस बेस एक ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली आज की डेट में अगर बात करें यहां पर ये काम करती है किस तरीके से जो एनर्जी है उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर काम किया जा सके। ठीक है, खासकर ऑयल मार्केट और एनर्जी सेक्टर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके द्वारा इसके साथ में मिलकर हमारी कंट्री का नीति आयोग जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। तो यहां पर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो फ्लैगशिप जो प्रोग्राम है, जिसको आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, इसको बोलते हैं वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो है वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो कई बार आप लोगों से कई सारी रिपोर्ट दे दी जाती है और उन रिपोर्ट के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है। तो कुछ
कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। तो वर्ल्ड एनर्जी जो आउटलुक सीरीज है यहां पर उसके बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो बेसिकली फोकस ये है कि एक्शन जो लिया जाएगा अभी नेक्स्ट 3 ईयर में, जिस तरीके से जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाया जा सके और इंप्लॉयमेंट जो है उसको भी बूस्ट किया जा सके, क्योंकि कोविड-19 ने इकोनॉमी और इंप्लॉयमेंट जो है वो दोनों की कमर तोड़कर रख दी है, यानी कि दोनों जो है वो बिल्कुल खत्म कर दिए हैं। इवन नई जॉब देना तो दूर की बात है, जो लोगों के पास में ऑलरेडी जॉब थी उनकी भी जॉब यहां पर जा चुकी है आज की डेट में। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। की सेक्टर जो है जहां पर हम लोग फोकस देकर चल सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया यानी कि बिजली हो गया, या फिर जैसे वाहन जो आने जाने वाला साधन हो गया, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, मोबिलिटी सेक्टर आप लोग बोल सकते हैं, बिल्डिंग हो गया एक तरीके से, इसी के साथ में इंडस्ट्री, सस्टेनेबल, बायोफ्यूल हो गया, या फिर इनोवेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर ऐसे हैं जिनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है और जिनसे जॉब क्रिएट की जा सकती है। तो जॉब क्रिएट करने के लिए इन एरिया पर फोकस देने की बात की जा रही है, जो रिपोर्ट यहां पर पब्लिश की जा रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यहां पर स्टैब्लिश की गई थी इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको OECD के नाम से आप लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके चलते यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिली, तो इससे कनेक्टेड है। यहां पर याद रखिएगा इसके फ्रेमवर्क के तहत स्टैब्लिश किया गया था 1974 में। जब 1973 में ऑयल क्राइसिस आया था तो तब चलकर यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन आई थी, और पेरिस यानी कि फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर बात करूं यहां पर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि OECD के बारे में, तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में भी आप लोग रख सकते हैं। OECD के बारे में भी जो हम लोगों ने अभी बात की है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसी के फ्रेमवर्क के तहत यहां पर इसको बनाया गया है। तो इंडिया इसका मेंबर कैसे हो सकता है जब यहां पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मेंबर नहीं है। तो इंडिया कोई से का भी यहां पर मेंबर नहीं है डायरेक्टली अगर बोला जाए तो। इसको जो बनाया गया था 1948 में बनाया गया था, और 37 मेंबर जो आप लोग यहां पर इसके देखने को मिलेंगे, तो इसके आप लोगों को 37 मेंबर देखने को मिलेंगे, और पहले वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी यानी कि IEA, इसके 30th मेंबर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, यानी कि वो वाली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके फ्रेमवर्क के तहत ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों के नहीं होना चाहिए। कई बार ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है, आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 3 बिल लेकर आए गए हैं किसानों से रिलेटेड। उन 3 बिल के चलते कई सारे एरिया में यहां पर किसानों के द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो उस प्रोटेस्ट को थोड़ा सा शांत करने के लिए और लोगों को समझाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा अभी अनाउंस किया गया MSP, यानी कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उसका जो बेसिकली अभी बढ़ाने की बात यहां पर की जा रही है। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने की बात यहां पर कर रही है कि इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया जाएगा, ताकि जो किसान है जिनके माइंड में कई सारे कंफ्यूजन चल रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर, उनके मन में से वो कंफ्यूजन जो है वो थोड़े से डाउन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने अगर यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड पास्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था? ये जो क्वेश्चन पूछा गया था कि किसकी रिकमेंडेशन के बेस पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये बेसिकली रखा जाता है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये कमीशन है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसके बेस पर यहां पर ये जो बेसिकली रिकमेंड देता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसके बेस पर यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहां पर रखा जाता है। हमारी कंट्री में अगर बात करें मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, एक काफी इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था स्वामीनाथन कमीशन। तो स्वामीनाथन कमीशन जो है उसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी, उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर ही यहां पर ये बेसिकली अभी जो हाइक किए गए हैं, इनके जो प्राइस बढ़ाए गए हैं, तो ये उसी के बेस पर यहां पर बढ़ाए गए हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में आप लोगों को आज के में 23 के करीब यहां पर क्रॉप देखने को मिलेगी। 23 के करीब जो हमारी कंट्री में आई थिंक 23 है। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसके तहत हमारी कंट्री में मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। चना हो गया, व्हीट हो गया, मसूर, ये सारी जो चीजें हैं बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसमें यहां पर जो रेंज है ये 50 से लेके 300 तक आप लोगों को देखने को मिलती है। जो व्हीट है यहां पर अभी जो इंक्रीज किया गया 50 रुपीज यहां पर, जो कि अब यहां पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बेसिकली इसका जो प्राइस है ये हो गया 1975 रुपए। ठीक है, जो मसूर है यहां पर इसका प्राइस की अगर बात करें तो यहां पर 300 ये इंक्रीज किया गया है। ये जो मस्टर्ड है और जो चना है यहां पर यानी कि सरसों और चने का 225 के करीब इंक्रीज किया गया है। जवार का 75 के करीब, और इसी के साथ में यहां पर ये सनफ्लावर यानी कि एक तरीके से यहां पर जो ये बेसिकली फसल होती है, इसके बारे में बात करें तो इसका 112 के करीब यहां पर इंक्रीज किया गया है। तो ये जो स्वामीनाथन कमीशन बनाया गया था उसकी रिकमेंडेशन के बेस पर चीजें देखने को मिली है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा, रबी क्रॉप के लिए यहां पर ये चीजें सारी निकलकर सामने आ रही हैं।
जिस किसी को इन सब चीजों में कंफ्यूजन होता है, एक बार मैं आप लोगों को छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। रबी, खरीफ और जायद ये क्रॉप पैटर्न हमारी कंट्री में नॉर्मली फॉलो किया जाता है। सबसे पहले तो जो रबी क्रॉप है यहां पर ये आफ्टर मॉनसून यहां पर ये बेसिकली जो क्रॉप है ये उगाई जाती है हमारी कंट्री में। यानी कहने का मतलब यहां पर ये जो क्रॉप है यहां पर ये जो बोई जाती हैं तो इस टाइम पर बोई जाती हैं। पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप लोगों को बता देता हूं कि बोने का और काटने का कब है। जो क्रॉप यहां पर बोई जाती है अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है, और जो काटी जाती है क्रॉप यहां पर अप्रैल से लेकर जून में काटी जाती है। तो यहां पर जो क्रॉप पैटर्न अभी हमारी कंट्री का गया है उसके बारे में यहां पर ये बात की जा रही है। तो कई सारी फसल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी, जैसे व्हीट हो गया, ऑयल सीड हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो कोल्ड क्लाइमेट टेम्परेचर यहां पर रिक्वायरमेंट होता है। खरीफ क्रॉप के बारे में बात करें तो यहां पर जो बिगिनिंग होती है मॉनसून की, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यानी कि जैसे यहां पर ये कटती है, सॉरी एक मिनट, हाँ, जैसे यहां पर ये कटती है वैसे यहां पर ये फसल बो दी जाती है। यानी कि जून और जुलाई के महीने में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसका कटाई का सीजन चलता है, इसका यहां पर ये बोने का यानी कि जो लगाने का सीजन चलता है। तो यहां पर हार्वेस्टिंग जो सीजन है बिटवीन सितंबर टू अक्टूबर आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जायद जो होती है वो मार्च से लेकर जून के बीच में देखने को मिलती है। यानी कि रबी और खरीफ के बीच में आप लोगों को जायद फसल यहां पर नॉर्मली नजर आती है, और हार्वेस्ट किए जाते हैं यहां पर जून से जुलाई के महीने में। तो ये कई सारी फसलें जो पूछ ली जाती है, कौन सी रबी है, कौन सी खरीफ है और कौन सी जायद फसल है, तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इसका पूरी पीपीटी का एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पर भी मैं इसको डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो सारी चीजें एक जगह इकट्ठी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। तो कॉमन भी राज्य कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आप लोगों का कौन सा राज्य है और वहां पर कौन सी फसल उगाई जाती है, अगर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इन चीजों के बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, और अगर इंटरव्यू में आप लोग बताएंगे कि आप लोग के फादर जो है वो किसान है, फार्मर है, तो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज है, कई दिनों से आप लोगों को देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे राज्यसभा के, उनको सस्पेंड कर दिया गया है उनके अनरूली यानी कि उपद्रवी बिहेवियर की वजह से। यानी कि उनका जो बिहेवियर था यहां पर वो पसंद नहीं आया, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो यहां पर जो सस्पेंड किया गया है 8 मेंबर को, ये डे आफ्टर जो अपर हाउस है वो विटनेस किया एक मैसिव अनरूली बिहेवियर। तो उसके चलते फिर यहां पर बेसिकली जो 2 बिल पास किए जा रहे थे उसके चलते ये अपोज कर रहे थे, उस टाइम पर यहां पर ये ऐसा बिहेवियर देखने को मिला, इनको सस्पेंड कर दिया गया। स्पीकर जो है लोकसभा का और चेयरमैन जो है राज्यसभा का, उसके हाथ में पावर होती है यहां पर रूल नंबर 255 के हिसाब से, ताकि वो यहां पर प्रॉपर वे में बिहेवियर मेंटेन रख सकें और यहां पर जो पार्लियामेंट है उसका काम प्रॉपर वे में चलता रहे। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहां पर प्रॉपर एरिया में अगर पार्लियामेंट का काम चलाना है तो यहां पर ये रूल बेसिकली यहां पर ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि हां इस तरीके से आप लोग इसको मेंटेन रख सकते हैं। पर लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में पास्ट में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वो है यहां पर स्पीकर और राज्यसभा की पावर के बारे में। मेंटेन रखना तो दोनों का काम है कि हाँ भैया अच्छा माहौल बनना चाहिए वहां पर, तभी लो पास किया जाएगा। पर लेकिन जब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, सस्पेंड करने के मेंबर को सस्पेंड करने के बारे में, तो यहां पर स्पीकर जो है वो सस्पेंड कर सकता है, राज्यसभा का चेयरमैन जो है उसके हाथ में पावर नहीं है सस्पेंड करने की। यानी कि उसके लिए यहां पर एक मोशन लानी पड़ती है जिसको यहां पर सस्पेंड करने के लिए मेंबर को डायरेक्ट पावर नहीं है जैसे स्पीकर के हाथ में होती है। तो ये माइंड में अगर कंफ्यूजन आप लोग हो तो ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली इनको सस्पेंड किया गया, तो आगे एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन इसकी इस पर्टिकुलर एरिया से पूछे जा सकते हैं। तो माइंड में अगर क्लैरिटी आप लोगों की रहेगी तो फिर कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो यहां पर न्यूज है ये इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में भी आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि बात की जा रही है 2 कंट्री के बारे में। एक साइड में है इंडिया और दूसरा साइड है यहां पर मालदीव। तो हमारी कंट्री में जो शिपिंग मिनिस्ट्री है उसके साथ में मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन जो मालदीव की है, दोनों के द्वारा यहां पर डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस स्टार्ट की जा रही है इंडिया और मालदीव के बीच में। यानी कि इंडिया और मालदीव के बीच में जो बेसिकली सामान को लाने और ले जाने की सर्विस यहां पर स्टार्ट की जाएगी। तो हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है और मालदीव की जो ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है वो दोनों मिलकर यहां पर काम कर रही है। तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट टाइम कोई ऐसी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है जिसमें यहां पर हम लोग चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो टुटुकेरिन कोच्चि से चलेगा हमारी कंट्री में, यानी कि कोच्चि यानी कि केरला से स्टार्ट होगा हमारी कंट्री में और यहां पर मालदीव में पहुंचेगा। तो मालदीव में कहां तक पहुंचेगा, ये माले पोर्ट तक पहुंचेगा और नॉर्थ मालदीव में यहां पर बेसिकली कुल हुफुसी ये पोर्ट है यहां पर, इसका जो नाम है बेसिकली अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए सॉरी। तो यहां पर ये एक पोर्ट है मालदीव के अंदर में, तो यहां तक ये चीजें पहुंचेगी, नॉर्थ मालदीव के होते हुए ये माले तक पहुंचेगी। अगर मैं आप लोगों को एक बार मैप में दिखा दूं तो आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से क्लैरिटी यहां पर आ पाएगी।
अगर यहां पर थोड़ा सा आप लोग देखिए, हमारी प्यारी कंट्री ऊपर हो गई यहां पर, ठीक है, ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, तो नीचे इंडियन ओशन में ही आप लोगों को इक्वेटर के जस्ट ऊपर यहां पर आप लोगों को मालदीव नजर आएगा। अगर जूम करके देखेंगे तो आप लोग यहां पर मालदीव को देख पाएंगे। तो इंडियन ओशन में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर एक माहौल बना रहे। तो इसी के चलते यहां पर अगर हम लोग इनकी सर्विस हेल्प प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो कल को चाइना अगर प्रोवाइड कराएगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी पड़ोसी देश है उनके साथ में हम लोग अच्छे रिलेशन मेंटेन रखिए। तो कहां से स्टार्ट हो गए? कोच्चि से स्टार्ट होगा, यहां पर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो कोच्चि से स्टार्ट होगा और यहां पर, और ये मालदीव के अंदर आप लोगों को जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये नीचे अभी हम लोग देख रहे थे, तो मालदीव तक यहां पर आप लोगों को ये चीजें जो है बेसिकली जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, क्वेश्चन अगर एग्जाम में बने तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर मालदीव, ओके। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही थी। तो यहां पर इसके बारे में क्या क्या बात की जा रही है थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये फेरी सर्विस जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू ट्वाइस ए मंथ, यानी कि मंथ में 2 बार आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जिसके चलते यहां पर जो डायरेक्ट और अल्टरनेटिव मीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट जो है इंडिया और मालदीव के थ्रू यहां पर नजर आएगा। डायरेक्ट कार्गो सर्विस जो है जिसमें सीमेंट वगैरह और भी कई सारे डायरेक्ट कार्गो सर्विस जो है, सॉरी सीमेंट नहीं मतलब कई सारी चीजें देखने को मिलेंगी यहां पर। तो इसके चलते यहां पर जो दोनों की जो टाइज हैं उनको मजबूत किया जाएगा और लोगों से लोगों का जो कॉन्टैक्ट है वो भी यहां पर बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये कार्गो में कुछ भी सामान यहां पर जा सकता है जो भी रिक्वायरमेंट का है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो इंडिया और मालदीव के बारे में हम लोगों ने बात की। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये आ रही है पर्टिकुलर एक बिल के बारे में, ठीक है। जो पर्टिकुलर बिल है हमारी कंट्री में राज्यसभा में और लोकसभा में पास किया गया है। तो लोकसभा के द्वारा पास किया गया है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020, और राज्यसभा में ये 18 को ही पास कर दिया गया था। तो ये जो बिल है हमारी कंट्री में, ये इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल 2020, ये बेसिकली चेंज करेगा इंडियन मेडिकल, ये है यहां पर सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, ठीक है। तो 2020 का बिल 1970 को रिप्लेस करेगा। हमारी कंट्री में जो मेडिसिन सिस्टम है उसको यहां पर सुधारने की कोशिश इसके द्वारा की जा रही है। सेंट्रल काउंसिल जो है वो रेगुलेट करेगी एजुकेशन और प्रैक्टिस को इंडियन मेडिसिन सिस्टम के तहत, जिसमें आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी वगैरह आप लोगों को देखने को मिलती है। सेंट्रल काउंसिल जो है वो यहां पर बेसिकली सेंट्रल काउंसिल जो है वो सस्पेंड रहेगी अप्रैल दिस ईयर से लेके काउंसिल जब तक रिकंस्ट्रक्ट की जाती है विद इन 1 ईयर, यानी कि नई काउंसिल जब तक बनाई जाती है। इंटरिम पीरियड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक बोर्ड, ताकि इसको गवर्न किया जा सके। तब तक नई जो व्यवस्था है वो पावर में आती है और 10 मेंबर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बेसिक पर्पज क्या है? बेसिक पर्पज यहां पर यह कि आयुर्वेदा, योगा, मेडिसिन जो है बेसिकली नेचुरोपैथी, इनको भी पार्ट बनाया जा सके मेडिसिन सिस्टम का। नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलता है हम लोग हेलोपैथी के ऊपर काफी ज्यादा फोकस देकर चलते हैं या फिर होम्योपैथी के ऊपर दे लेते हैं फोकस, पर लेकिन आयुर्वेदा जो हो गया, योगा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, इनको हम लोग एक्सक्लूड करके रखते हैं नॉर्मली। तो इसको भी हम लोग पार्ट बना सके अपनी लाइफ का, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी है। इसी को सपोर्ट करने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, ये भी पर्टिकुलर एक इसी के बारे में है, बात की जा रही है। लोकसभा के द्वारा यहां पर होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल लाया गया 2020, राज्यसभा के अंदर इसको पास कर दिया गया था ऑलरेडी। तो होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट बिल जो है ये होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को रिप्लेस करने वाला है। तो बिल जो है होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो हमारी कंट्री में लाया गया था उस अप्रैल के महीने में, तो उसको भी यहां पर रिप्लेस करेगा। यानी कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है यहां पर हमारी कंट्री में एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसके चलते यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। अब ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा तो बिल आ जाएगा और बिल के थ्रू यहां पर फिर एक्ट बन जाएगा, तो इसके थ्रू यहां पर फिर काम होगा। तो 1973 में यहां पर जो पीरियड है सस्पेंशन का, जो सेंट्रल काउंसिल का, ये 2 ईयर से बढ़ाकर 3 ईयर यहां पर कर दिया गया है, ठीक है। जो कि बेसिकली अगर यहां पर सस्पेंशन करना है सेंट्रल काउंसिल, तो यहां पर ये भी एक चेंज इसके अंदर लाया गया है। बेसिक पर्पज ये है कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं अगर कोई ऐसा बिल लाया जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि अपने कंट्रोल में चीजें रहे। अगर वो पॉलिसीज कोई भी इंप्लीमेंट करना चाहती है तो आसानी से उसको इंप्लीमेंट कर सके बिना कोई आनाकानी के। तो इसीलिए यहां पर इस तरीके की एक्टिविटी कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज और उसकी थीम क्या है वो समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो बात की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और ओसीईडी के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिला। तो ये भी ओईसीडी के बारे में, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने जो बात की यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात की, कौन यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करता है और हमारी कंट्री में क्या क्या है इसके बारे में, और क्या क्या यहाँ पर क्रॉप पैटर्न है, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट हमारी कंट्री में
अभी उपद्रव की वजह से 8 राज्यसभा के मेंबर को सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसी के चलते जो न्यूज है वो समझी और किसके हाथ में क्या क्या पावर है थोड़ा वो भी जाना। हमारी कंट्री और मालदीव जो है वो मिलकर काम कर रही है, किस तरीके से वो सारी चीजें समझी और कहां कहां पर कनेक्ट है वो भी चीजें समझी। लोकसभा में यहां पर मेडिसिन बिल के बारे में जाना और होम्योपैथी के बारे में भी हम लोग को चीजें जानने को मिली। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देखता हूं कितने अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया है। क्वेश्चन के आंसर आप लोग दीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज के बारे में, तो इसकी थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है। नेक्स्ट जो यहां पर बात की जा रही है कोविड-19 क्राइसिस के बारे में, तो कोविड-19 क्राइसिस के चलते कौन सी ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग के साथ मिलकर कौन सी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है ये आप लोगों को बताना है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है इसके बारे में आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछा गया और डायरेक्ट एग्जाम में भी प्रीलिम्स के पेपर अगर आप लोगों ने देखे हैं कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हमारी कंट्री में जो अभी अनाउंस किया गया वो कौन सी क्रॉप के लिए यहां पर अनाउंस किया गया है, इसी के साथ में कौन सी कमेटी है जिसके रिकमेंडेशन के बेस पर यहां पर ये चीजें ये अनाउंस की जा रही है। नेक्स्ट यहां पर बताना है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कौन सा कमीशन है जो नॉर्मली मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बात करता है या डिक्लेयर करता है इसको, ठीक है। स्पीकर के हाथ में पावर है डिस्क्वालीफाई करने की, पर लेकिन किसके हाथ में पावर नहीं है मेंबर को सस्पेंड करने की, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है कौन सी हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट एंड सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मालदीव के साथ मिलकर काम किया जा रहा है पर्टिकुलर कार्गो को बढ़ाने के लिए। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल जो बिल है 2020 वो किसको रिप्लेस करने वाला है हमारी कंट्री में, ये आप लोगों को बताना है। तो या तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाएगा या किसी क्वेश्चन में आप लोगों को डायरेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल सकती है इस पर्टिकुलर जो डिस्कशन हुआ है। आइए अब थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं इनको थोड़ा अच्छे से सुनिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं और थोड़ा सा अच्छे से यहां पर इसकी थीम वगैरह भी हम लोग देखेंगे। बात की जा रही है सोमालिया के बारे में। सोमालिया में एक प्लेन क्रैश हुआ कौन से एयरपोर्ट पर, ये काफी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है सोमालिया के अंदर जो कि कई बार न्यूज में रहता है। कैपिटल है यहां पर मोगादिशु। इसी के साथ में वर्ल्ड अल्जाइमर डे के बारे में बात की जा रही है, तो थीम जो है वर्ल्ड अल्जाइमर जो मंथ की वो आप लोगों को यहां पर बतानी है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री आती है। ये कंट्री तो आती है, इसके अलावा भी कंट्री आती है, ठीक है। एक कंट्री आप लोगों की यहां पर रह गई थी, ये कंट्री तो आती है, एक और कंट्री आती है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। तो यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसका नाम क्यों रखा गया, तो राइनोसोरस जो है बेसिकली जिसको राइनोज आप लोग बोलते हैं उसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट यहां पर ब्रूसेलोसिस, ये पर्टिकुलर एक इंफेक्शन था, किसकी वजह से होता है ये आप लोगों को बताना था। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किसके द्वारा यहां पर चेयर की जाती है, कौन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यहां पर होता है। नेक्स्ट बात की जा रही है हिंदुस्तान ऑर्गेनाइजेशन केमिकल लिमिटेड HOCL जिसको आप लोग बोलते हैं, किस मंत्रालय के अंडर में आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर बोला गया है हमारी कंट्री में कि 8 जो ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया गया है, तो ये आप लोग को बताना है। तो ये क्वेश्चन थे, आइए अब इनके आंसर देख लेते हैं एक एक कर ताकि आप लोग इनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। एक एक कर यहां पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले यहां पर जो बात की जा रही है ये है अदन अदे इंटरनेशनल एयरपोर्ट सोमालिया के अंदर में है। अभी आप लोग एक बार देखिए सोमालिया कहां पर है। देखिए अगर कोई भी इस तरीके से आप लोग के सामने क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको मैप में जरूर देखा कीजिए। तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, यहां से अगर आप लोग आएंगे तो ये इथोपिया हो गया, जिबूती हो गया यहां पर ये, ठीक है, और ये सोमालिया हो गया, ठीक है। तो यहां पर मैंने हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में बात की थी, तो इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया। तो ये इरिट्रिया आप लोगों का रह गया था, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया मैंने बोला था। तो यहां पर इसको भी याद रखिएगा, तो 4 कंट्री टोटल मिलाकर होती हैं, ठीक है। तो कई बार देखिए छोटी छोटी ऐसी मिस्टेक्स अगर कोई हो जाती है तो आप लोग उसको बताया कीजिए, जिसे कई सारे बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया, तो अगले दिन फिर उसको हम लोग एक क्लियर कर लेंगे। इससे क्या होगा, एग्जाम में आप लोग नहीं भूलेंगे। अब अगर क्वेश्चन में आ भी जाता है कि कौन सी 4 कंट्री यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर आती है, अगर कोई एक गलत ऑप्शन होगा तो अब आप लोग कम से कम नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। तो यहां पर एक और कंट्री आनी है, कौन सी कंट्री है वो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, फिर से आप लोग एक बार फिर से याद कर लीजिए। तो ये कंट्री है जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जानी जाती है। ब्रूसेलोसिस जो बेसिकली ये बीमारी है ये बैक्टीरिया की वजह से यहां पर देखने को मिलती है। तो एनिमल प्रोडक्ट जो भी आप लोग खाते हैं, दूध, दही, पनीर, घी, ये सारी चीजें, तो इनमें नॉर्मली ये देखने को मिल जाती है, ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी है लोकसभा की 15 मेंबर इसके अंदर होते हैं और स्पीकर जो होता है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इसका होता है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक जो केमिकल लिमिटेड है HOCL के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री में PFC जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में आता है। तो इसके द्वारा अभी BIS एक जो सर्टिफिकेशन दिया गया इसके सारे प्रोडक्ट को, यानी कि इसके सारे प्रोडक्ट जो है वो अच्छे स्टैंडर्ड के देखने को मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है, तो फर्स्ट टाइम यहां पर देखने को मिला कि 8 बीच हमारी कंट्री के इनके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए रिकमेंड किए गए हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया तो फीडबैक के तौर पर आप लोग तभी लाइक और शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे, वरना ना तो लाइक करना है और ना ही आप लोगों को शेयर करना है। PDF यहां से जाकर आप लोग इसके डाउनलोड कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें। तब तक के लिए जय हिंद।